हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीड राइट फिजिक्स। आज हम क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 डील करेंगे। बेसिकली पिछली वीडियो में बेटा मैंने आपको चार्ज के बारे में समझाया था। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज बेसिकली द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो मैटर क्या करता है, फील करता है। तो लास्ट मैंने क्लास को जब छोड़ा था तो बेसिकली वहां पे हमने लिखा था चार्ज की प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन कहता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एनी, यानी चार्ज जब भी किसी बॉडी पे जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो वहां बेसिकली होता है क्या है, तो वहां पे हमेशा एक इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा। यानी चार्ज जब भी जाएगा तो एक इंटीजर की फॉर्म में, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो, तीन, चार, इस तरीके से होगा। कभी भी 1.5, 2.5, 3.5, इस तरीके से चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बेसिकली, तो मैं डेफिनेशन वगैरह सब इसमें लिखूंगा। तो जो बच्चों को ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हैं वो इस वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन आज बहुत अच्छे कंसेप्ट अपन इसमें देखेंगे, कैसे न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे वो सारी चीज देखेंगे। जो बच्चे जल्दी जल्दी में जो पेपर के अंदर गलतियां करते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे बेसिकली। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसा आज की क्लास, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम, टॉपिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बात करते हैं अपन किसका? इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए particular direction is called electric current. It is denoted by letter I. अब बेटा डेफिनेशन कहती है इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होना चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां बेसिकली जो मेरे पुराने बच्चे वो ऑलरेडी समझते हैं बेसिकली, अब मैं आपको हमेशा के लिए समझाता हूं बेसिकली कि जब भी रेट से कोई फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन जब लिखी जाएगी बेसिकली, तो जो लास्ट में लिखा होगा वो क्वांटिटी उससे पैदा होगी, जो बीच में क्वांटिटी आएगी उसको अपन टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएगा। हमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ लास्ट में जो इसको बोला है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैं इसको पहले लिखता हूं तो लिखता हूं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, जो बीच में क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो है चार्ज। क्या है बेटा? चार्ज। और मैंने बोला कि जब रेट की बात हो तो डिवाइड बाय क्या कर दो आप? टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सिंबल है वो आई हो जाएगा, चार्ज के लिए जो सिंबल है वो क्यू है, टाइम के लिए क्या है? टी। तो फॉर्मूला मेरा ड्राइव हो गया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यूनिट की बात करें तो आई इज इक्वल टू, जो यूनिट होगा चार्ज का होता है कूलम और टाइम का होगा सेकेंड। तो करंट की यूनिट क्या है बेटा? कूलम पर सेकेंड। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंड्री एम्पियर। अब उन्होंने बोला कि आज से आप करंट पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को आप ना बोल के आप सिर्फ क्या बोलो? एम्पियर। तो इसलिए करंट की यूनिट क्या होती है? आई इज इक्वल टू होता है एम्पियर। तो इस कूलम पर सेकेंड का मीनिंग क्या होता है? एम्पियर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज C बाई एस, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। तो बेसिकली क्या है? तो कूलम पर सेकेंड, यानी एम्पियर के अंदर क्या छिपा हुआ है? कूलम पर सेकेंड। तो ये किसकी यूनिट होगी? अपनी इलेक्ट्रिक करंट की। अब करंट की डेफिनेशन कहती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब चार्ज चलेगा, जब एक ही फ्लो एक ही तरफ होगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन होगा। उसकी डायरेक्शन रैंडम नहीं होनी चाहिए कि सब तरफ नहीं होगा, एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में, भले ही वो बहुत कम की रफ्तार से चले, लेकिन उनका जो मूवमेंट है ना बेसिकली वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर? अब यहां से एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपन सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। वो क्या होगा बेसिकली कि फाइंड
the amount of current flowing through a conductor if 300 coulomb of charge passes through it in 5 minutes. So find the amount of current flowing through a conductor if 300 coulomb of charge passes through it in 5 minutes. तो बेटा क्वेश्चन में हमें क्या है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए आप क्या लिखो, आप लिखो गिवन डेटा कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन डेटा में हमें चार्ज की वैल्यू दी, Q इज इक्वल टू कितना 300 कूलम, टाइम हमें दिया है कितना 5 मिनट्स, क्या दिया है 5 मिनट्स। तो इसको हमें किस में लाना होगा, सेकेंड में। बेसिकली 5 मिनट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 × 5 इज इक्वल टू 300 सेकेंड। और करंट हमें जानना है, तो I इज इक्वल टू क्या, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। अपन जानते हैं फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q/T। तो बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे 300 क्योंकि टाइम कितना है 300 और यूनिट है कूलम पर सेकेंड, जिसको अपन बोलते हैं क्या एम्पियर। 300 कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई मेरी कितनी 1 एम्पियर। कितना 1 एम्पियर। तो कितना करंट फ्लो हुआ है बेसिकली इसके अंदर 1 एम्पियर। अब बच्चे जल्दबाजी में जब यही क्वेश्चन जब किसी पेपर के अंदर आएगा या उनका कोई प्री बोर्ड एग्जाम है या फिर स्कूल का एग्जाम है, तो जल्दी में वो क्या करते हैं, तो वो टाइम को कन्वर्ट नहीं करके वो सीधा लिखते हैं 300 डिवाइडेड बाई 5। तो इक्वल टू कितना लिख देंगे उसकी जगह वो 60 एम्पियर। क्या लिख देंगे 60 एम्पियर। इसलिए बेसिक यूनिट याद रखना जरूरी है। अगर मैं यहां से लिखता हूं तो ये होगा 300 कूलम डिवाइडेड बाई 5 मिनट। तो ये जो मेरा आंसर आया वो है 60 कूलम पर मिनट। अब एक्चुअल में कूलम पर मिनट को एम्पियर नहीं बोला गया है, किसको एम्पियर बोला गया है, कूलम पर सेकंड को। किसको, कूलम पर सेकंड को। तो यहां बच्चे जो गलती करते हैं वो यही है। तो बहुत ध्यान से हमें देखना होगा बेसिकली पेपर के अंदर जब भी हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें, तो मुझे ध्यान से यूनिट पे बहुत ध्यान से देखना है बेसिकली कि वो यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर दी। तो एक्चुअल में कूलम पर सेकंड का नाम एम्पियर है, नहीं कि कूलम पर मिनट का। तो यहां से वैल्यू आएगी 60 कूलम पर मिनट। बच्चा ये देखता नहीं है कि क्या करा, वो सीधा लिख देगा एम्पियर। तो ऑप्शन में 60 भी होगा अगर मान लो ऑब्जेक्टिव की बात है तो, नहीं तो वो सब्जेक्टिव है तो यही लिख के आ जाएगा, लेकिन ए एकदम ही गलत होगा। बोलो क्लियर। तो ऐसी गलती अपन नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर हमें किस में लाना है, कूलम पर सेकंड, उसी को एम्पियर बोलते हैं। तो अगर मुझे ध्यान से देखना है बेसिकली तो यूनिट जो है वो एक ही जैसा होना चाहिए। तो टाइम अगर कभी मिनट में दिया या घंटे में दिया तो मुझे किस में लाना है, सेकंड में। करंट की यूनिट जो है बेटा वो क्या है, कूलम पर सेकंड, जिसका नाम ही क्या है एम्पियर। बात समझ आई कि नहीं। जैसे पिछली क्लास में मैंने बच्चों को बताया था कि न्यूटन बेसिकली, तो न्यूटन जब अपन बोलते जो फोर्स की यूनिट होती है तो वो होता था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोल देते अपन, न्यूटन। तो एक्चुअल में ऐसे ही वहां पे होगा बेसिकली। तो मुझे ध्यान से देखना है क्या, कूलम पर सेकंड को ही अपन ने क्या बोल दिया है, एम्पियर। बोलो क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point is called electric potential। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या कहता है कि इंफिनिटी से एक चार्ज को लाने में जो हमने काम किया है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान के चलते बेटा यहां पे कोई पॉजिटिव कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, मान लो कोई क्यू चार्ज है बेसिकली। अब इन्फिनिटी का मतलब होता है बेसिकली कि जहां पे इसका इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
जैसे मान लो इस रूम के अंदर जो बल्ब मैंने लगा दिया है, तो उस बल्ब की रोशनी कहीं जाके खत्म हो जाएगी, तो इस बल्ब के लिए वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। वैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के आसपास अगर आप एक नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो कहीं तक ये उस पर उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा अगर नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर ये रिपल्सिव फोर्स लगा देगा। तो मतलब इसकी एक रेंज है, तो जहां इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो मान लो इन्फिनिटी कहीं बहुत दूर है, तो यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, तो उसको यहां से लाके यहाँ किसी पॉइंट पे लाके रखने में जो काम होगा दैट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब मैं इस क्यू नॉट को इधर लाऊंगा तो ये इस पे बेसिकली रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, ये जो रिपल्सिव फोर्स उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो उसको यहां से यहां लाके रखने में जो हमने काम किया दैट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको मैथ्स में लिखते हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V फॉर द पोटेंशियल, वर्क डन के लिए W, चार्ज के लिए Q, यूनिट की बात करूं तो बेटा जूल, और नीचे COULOMB कूलम, या फिर J/C। अब एक साइन थे अलेक्जेंडर वोल्टा, जिन्होंने बोला कि आज से आप जूल पर कूलम जो है उसका एक कॉमन नाम रखो दैट इज कॉल्ड वोल्ट, यानी अपने नाम पर उन्होंने उसकी यूनिट निकाल दी दैट इज कॉल्ड वोल्ट। तो पोटेंशियल जो है बेसिकली उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट, और वो डिफाइन कैसे गया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोलो क्लियर? ये किसके बारे में रहा, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां से मान लो एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन मैं बना सकता हूं बेसिकली, एग्जाम्पल, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल इफ 20 कूलम 20 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 2 कूलम ऑफ चार्ज। 2 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा वो 20 जूल है, तो उसके लिए पोटेंशियल कितना होगा, तो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे V इक्वल टू W/Q। तो W की जगह अपन वर्क कितना है 20, ये कितना है अपना चार्ज 2 कूलम, तो 20/10 दैट इज इक्वल टू 10 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम का कॉमन नाम क्या है बेटा, वोल्ट, तो इज इक्वल टू आंसर आ गया मेरा 10 वोल्ट। फिर से हमें ध्यान रखना यूनिट पे, जूल पर कोई और यूनिट अगर होगी, जूल पर कूलम को ही क्या बोला उन्होंने, वोल्ट। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या कॉमनली अपन इसे बोल सकते हैं सिर्फ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, इसका डेफिनेशन होता है क्या, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाकर किसी चार्ज को रखने में जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से लाने में जो काम हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। मान लो मैं किसी ए पॉइंट से लेके बी पे लेके आता हूं, तो ये लिखा जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाई Q। तो ये लिखने का तरीका होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसका भी यूनिट बेसिकली डिफरेंस है, मतलब 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस की बात कर रहा है, तो इसका भी यूनिट क्या रहने वाला है, वोल्ट। क्या रहेगा बेटा, वोल्ट। और वोल्ट के अंदर क्या होगा बेसिकली, जूल पर कूलम। जैसे कूलम पर सेकंड को क्या बोला है, एम्पियर, वैसे जूल पर कूलम को क्या बोला है, वोल्ट। 2 साइंटिस्ट थे, इनके अलग अलग नाम से, उन्होंने अपने नाम से इंप्रेस होके बेसिकली ये यूनिट इन्होंने रख दी।
अब नेक्स्ट है अपना ओम्स लॉ। तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है बेसिकली द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। तो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसने स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो वो करंट उतना ज्यादा होगा जितना उस कंडक्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मीनिंग क्या हुआ बेसिकली। अब इसको फील करो कि इसका मतलब क्या हुआ। मान लो कोई कंडक्टर है जिसके दोनों एंड पर, अगर मैं इसे किसी बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो मान लो इस एंड का जो पोटेंशियल है वो है 200 वोल्ट, कितना, और इस एंड का जो पोटेंशियल है वो है 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वो 200 माइनस 20, तो कितना आया, 180 वोल्ट का डिफरेंस आया, कितना, 180। वही मेरे पास दूसरा कंडक्टर अगर होता, वही सेम कंडक्टर जिसके अंदर यहां पर क्या है 200 वोल्ट और इधर का पोटेंशियल होता 0 वोल्ट, तो डिफरेंस आता 200 माइनस 0 इक्वल टू 200 वोल्ट। तो इन दोनों सीन को अगर मैं कंपेयर कराऊं तो दोनों सीन के अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस करने के बाद वैल्यू कौन से में आ रही है, पहले या दूसरे। ऑब्वियस सी बात है, सब बच्चे बोलेंगे सर दूसरे में आ रही है, होना भी चाहिए। तो ये इसी बात का प्रूफ है कि जिस कंडक्टर के अक्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस आप करा दोगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस करा दोगे उतना ही ज्यादा बेसिकली इसके अंदर करंट चलेगा। यही चीज कैलोरीमेट्री एक सब्जेक्ट होता है बेसिकली, एक चैप्टर भी है बेसिकली, है ना, फिजिक्स के अंदर। वहां भी ये कहते हैं अपन क्या कि हीट फ्लो एक तरफ से दूसरी तरफ उतनी ज्यादा करेगी जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो मैं सीधा कह सकता हूं क्या, हीट फ्लो करने का जो रीजन है बेसिकली वो क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस। और प्योर हिंदी में एकदम सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूं बेसिकली क्या, कि करंट फ्लो करने का रीजन क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। मींस जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस आप क्रिएट कर दोगे, क्या कर दोगे बेटा, जितना पोटेंशियल का आप डिफरेंस क्रिएट कर दोगे दोनों एंड के बीच का, उतना ज्यादा क्या करेगा यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। और जितना ये डिफरेंस क्या रहेगा, कम रहेगा, उतना करंट क्या रहेगा, कम चलेगा। तो अब मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूं, जो स्टेटमेंट है इसका। अब मैथमेटिकली कह रहा हूं कि मैं V is directly proportional to I, means करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वोल्टेज होगा। मैं मैथ से लिख रहा हूं इसको, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कॉन्स्टेंट लाऊंगा, V इज इक्वल टू आर आई, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो यहां से बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, और V का यूनिट तो मैंने सुना है क्या होता है बेटा, वोल्ट, और करंट का भी यूनिट मैंने सुना है क्या होता है, एम्पियर। सिर्फ लेटर से लिखूं तो V बाई E। अब R का जो यूनिट होता है तो वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को भी उन्होंने बोला कि वोल्ट पर एम्पियर ना बोल के क्या बोलो, साइंटिस्ट का जो नाम था दैट्स कॉल्ड ओम्स। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी बेसिकली, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज
ओम, और इसको डिनोट करेंगे अपन कुछ इस तरीके से। बोलो क्लियर। तो रेजिस्टेंस क्या है वो अपन अभी बात देखेंगे। बेसिकली कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी के लिए लाया गया, बेसिकली ना प्रोपोर्शनलिटी है का कांस्टेंट है V इजिकल टू आर आई। तो यहां से कह रहा है कि जितना ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट चलेगा, तो यहां से V इजिकल टू आर आई और R इज इक्वल टू V बाई आई, या इसे जनरली बच्चे पढ़ते हैं V बराबर आई आर, उनको आदत पड़ जाती है इसे पढ़ने। चलो बेटा इसे नोट डाउन करो। अपन आगे बढ़ते हैं, मैं रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूं आपको। व्हाट इज रेजिस्टेंस। हटाएं इसको अपन। तो बात करते हैं अपन किसका, रेजिस्टेंस R। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द obstruction offered to the flow of current is called resistance। यानी करंट के रास्ते में आने वाली बाधा, जो करंट के रास्ते में बाधा डालेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो इसका जो सर्किट सिंबल होता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपन इसको यूज करेंगे बेसिकली, तो सर्किट सिंबल होता है रेजिस्टेंस का इस तरीके से। तो ये जो कांटो जैसा है बेसिकली, तो ये क्या है, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये एक बाधा है ना, किसके रास्ते में, करंट के। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट स्मूथली चलेगा। क्लियर। अब बात करते हैं अपन कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, पहला फैक्टर होगा रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the conductor। है ना, किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। तो जितना ज्यादा कंडक्टर की क्या होगी, लेंथ होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सेकेंड वन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of cross section of the conductor। तीसरा, resistance is directly proportional to टेम्परेचर। मींस रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी डायरेक्टली कुछ, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। जितना रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मींस किसी कंडक्टर की अगर थिकनेस क्या होगी, जो एरिया ऑफ की जो मोटाई है अगर वो ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर उसकी थिकनेस क्या है, कम है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस मैं यहां से लिखता हूं क्या, मैथमेटिकली R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, और ये टेम्परेचर वाली कहानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आएगी, तो R इज इक्वल टू रो L/A, वेयर व्हाट इज रो, रो होता है यहां पे क्या, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी, अब यूनिट ऑफ रो कितना हो जाएगा बेटा,
अब यहां से इस फॉर्मूले को इधर रख के बाकी को इधर कर दो, तो यहां से आएगा R इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं रो एल बाई ए। रो की यूनिट मैं लिखना चाहता हूं तो इसको इधर करूं, तो आर ए बाई एल। तो आर होता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। एरिया हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। और अगर आप ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से भी ओम मीटर। बोलो क्लियर। और रेजिस्टिविटी, और एक बात अपन यहां पे लिख सकते हैं क्या, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मींस अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। मींस रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है। बोले यहां तक बात समझ आई। अब इस पर बेस बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पूछते हैं। अब यहां से असली बात तुमको समझ आएगी कि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे जिनमें वायर को खींच दिया जाएगा बेसिकली ना, कि उसकी लेंथ डबल कर दी तो क्या होगा बेसिकली, अगर उसकी लेंथ को हाफ कर दी तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन आप अपनी बुक के एक्सरसाइज के अंदर पीछे देखोगे बेसिकली। तो उस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। जिस बच्चे ने नोट्स ऑलरेडी स्कूल में बना लिए तो वो इस पार्ट को स्किप करके आगे बस थोड़ा समझने वाली चीज समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे सारी चीजों कवर करना जरूरी है, कुछ बच्चों को ये भी लिखना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन बेटा नोट डाउन कर सकते हैं अपन। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ लेंथ ऑफ ए वायर, क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज increased to double of its original length after stretching it, then find the resistance of new length। तो जो नई लेंथ हो गई है तो उसका नई लेंथ का मुझे रेजिस्टेंस बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से बच्चा बहुत डरता है। मैं कहता हूं ये बहुत आसान है बेसिकली, इसमें करना कुछ नहीं है। तो पहले अपन क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि पहले उसकी शुरुआत में जो लेंथ थी वो क्या थी, एल थी। और उस वायर बेसिकली जनरली कोई वायर होगा तो उसकी शेप सर्कुलर होगी यानी गोल होगा, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए अपन मान सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशन पर कितना, इनिशियल दो अकाउंट अपन खोल दो, एक इनिशियल और एक फाइनल बेसिकली। तो इनिशियल कंडीशन में लेंथ जो उसकी थी वो कितना मान सकते हैं अपन, क्या, एल। एरिया अपन उसका क्या मान सकते हैं, कैपिटल ए। और रेजिस्टेंस अपन उसका क्या मानेंगे, रेजिस्टेंस को अपन आर ही मान लेंगे। उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, आर ही अपन अज्यूम कर लेंगे। और वायर इधर से इधर चेंज होने में मटेरियल सेम रहेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी इसकी, रो हो जाएगी। मान लो ये रेजिस्टिविटी क्या है, रो। तो फॉर्मूला मैं यहां से लिखता हूं आर बराबर रो एल बाई ए। मीन्स यहां से इक्वेशन नंबर 1 में से बोल सकता हूं रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। अब दूसरे सीन में जो उसकी लेंथ है मान लो वो L2 हो गई, एरिया जो है उसका कितना होगा A2, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो भी कितना हो गया R2। बट रेजिस्टिविटी दोनों में क्या रहेगी, सेम, वो चेंज नहीं होगी। अब मुझे सेकंड लेंथ का रिलेशन लाना है कि दूसरी लेंथ की जगह मैं क्या रखूं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, बेसिकली कुछ नहीं करना, दोनों ही सीन में बेसिकली मान लो ये मार्कर मेरे हाथ में, ठीक है, इसे समझाता हूं। बेसिकली अगर मैं इसको खींच के इसकी लेंथ को डबल कर दूं तो क्या लगता है इसकी थिकनेस वही रहेगी कि बदलेगी। ऑब्वियस सी बात है, सब बच्चे बोलेंगे सर बदल जाएगी। तो थिकनेस बदलेगी मींस इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मींस हमें क्या करना है, दोनों ही केस का मतलब इसमें जो भी मटेरियल जितना है वो तो उतना ही रहेगा। मींस वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट रख के एल और ए की वैल्यू को चेंज देख लेना है बेसिकली।
इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे बेसिकली L2 है, जिसको अपन ने उसने बोल दिया कि H कितना कर दिया उसने 2L। अब मैं यहाँ से वॉल्यूम को कंपेयर करा लेता हूँ, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई को अपन बोलेंगे वॉल्यूम। तो पहले सीन में एरिया A है, लेंथ L है, तो A इंटू L। दूसरे सीन में जो मेरी लेंथ है वो L2 है, जिसको मैंने 2L ले लिया है। एरिया मेरा क्या रहा A2 और लेंथ कितनी होगी मेरी 2L। तो L से L कैंसिल आउट, A2 बराबर कितना होगा A/2। मीन्स दूसरा वाला जो एरिया है वो कितना है A/2। मीन्स दूसरा वाला एरिया पहले वाले एरिया का हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ हो गया। अब उठाओ वैल्यू इधर रख दो, R इज इक्वल टू रो L2/A2। अब L2 की जो वैल्यू वो रख दो, A2 की जो वैल्यू वहां से वो रखो। तो R इज इक्वल टू रो L2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 2L, A2 की जगह क्या रखूंगा A/2। क्लियर? 2 ऊपर की तरफ जाएगा तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 4 रो L/A। और फर्स्ट इक्वेशन से रो L/A की जो वैल्यू हो क्या R के बराबर है? तो अगर ये सेकंड रेजिस्टेंस है तो इसको मैं R2 मान के चलूंगा बेसिकली। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा R2 इज इक्वल टू, तो रो L/A की जगह मैं कैपिटल R, तो R2 इज इक्वल टू 4R। मीन्स इसकी जो रेजिस्टेंस होगा दूसरे वाले वायर का, जो मैंने खींच के जिसकी लेंथ डबल कर दी है, उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया पहले वाले का 4 टाइम्स। अगर मान लो ये न्यूमेरिकल डेटा में होता, पहले वाले रेजिस्टेंस का अगर रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम होता, तो अब ये कितना हो गया 4 × 10 इक्वल टू 40 ओम। ये बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं तेरे को फील भी दिलाता हूं बेसिकली बच्चों को कि ये हुआ कैसे। देखो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अब दिमाग लगाओ, जब मैं उसकी लेंथ को डबल करूंगा तो मैंने ही पढ़ा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। मींस जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन खींचने से इसका एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और एरिया कम होगा तो भी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ओवरऑल फैक्टर बढ़ने वाला पैदा हुआ। इसकी वजह से रेजिस्टेंस कितना हो गया 4R। तो आज अपन यहीं छोड़ते हैं बेसिकली, नेक्स्ट वीडियो अपन आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।